टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। शुरू करते हैं। क्या होता है इसमें, थ्योरी पढ़ते थे पहले, ठीक है। टेक टू कॉइल्स ए एंड बी, ये कॉइल ए है, ये कॉइल बी है। कनेक्ट ए विद बैटरी, ए को बैटरी से कनेक्ट कर दो, ये कॉइल ए बैटरी से कनेक्टेड, कॉइल बी इसमें सिर्फ गैल्वेनोमीटर है, कोई बैटरी नहीं होगा, ठीक है। बी एंड बी विद गैल्वेनोमीटर। व्हेन वी स्विच ऑन करंट इन कॉइल ए, ठीक है। जब इसमें हम क्या करते हैं, करंट को स्विच ऑन करते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे स्विच ऑन किया, क्या होता है, ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि जब इस कॉइल में करंट फ्लो करता है तो इसका फ्लक्स चेंज होता है, ये सब, और इसका फ्लक्स जो है इसके फ्लक्स को भी चेंज करता है, ये सब। जैसे ही ऑन होगा, बोलो भाई पूरे अपने आसपास के एरिया में क्या कोशिश करेगा, मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा। मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश होगा, बोलो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, इसका फ्लक्स चेंज हो जाएगा। फ्लक्स चेंज हो जाएगा तो बोलिए यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे फिर करंट फ्लो करने लग जाएगा। सही है। तो ये जो हो रहा है, एक कॉइल की वजह से दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो गया, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। और प्रॉपर्टी है म्यूचुअल इंडक्टेंस। समझ में आए? पहले क्या होता था, खुद का ही करंट खुद के ही फ्लक्स को चेंज कर रहा था, इसकी वजह से ईएमएफ बन रहा था, वो ओरिजिनल करंट को क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था। यस और नो? यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका करंट है, इसका फ्लक्स है। यस और नो? और ये भी फ्लक्स बनाने की कोशिश करेगा। जब यहाँ करंट फ्लो होगा तो फ्लक्स बनेगा। किस तरह से बनेगा? ताकि इसका जो फ्लक्स है वो इसके फ्लक्स को अपोज करे। यस और नो? काउंटर करने की कोशिश करेगा। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। गैल्वेनोमीटर शोज मोमेंटरी डिफ्लेक्शन व्हेन वी स्विच ऑफ, ठीक है। स्विच ऑन करेंगे तो भी क्या होगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। स्विच ऑफ करेंगे तो भी डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्यों भाई? क्योंकि जब ऑन करते हैं तो फ्लक्स इंक्रीज हो जाता है इधर से, जब ऑफ करते हैं तो इधर का फ्लक्स डिक्रीज हो जाता है। दोनों ही केसेस में ईएमएफ इंड्यूस होगा। सही है, ठीक है। व्हेन वी स्विच ऑन, when we switch on, I increases, magnetic field increases, ठीक है। करंट ऑन किया तो क्या हुआ, करंट इंक्रीज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हुआ, so फ्लक्स ऑफ कॉइल ए इंक्रीजेस, ठीक है। कॉइल ए का फ्लक्स क्या करता है, इंक्रीज करता है। सम फ्लक्स इज आल्सो एसोसिएटेड विद कॉइल बी। क्या होता है, थोड़ा सा फ्लक्स, कॉइल ए का थोड़ा सा फ्लक्स बी के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। एज इट इज नियर कॉइल ए, ठीक है, कॉइल ए के पास रखा हुआ है। Due to this flux change, an EMF is induced. इस फ्लक्स चेंज के कारण EMF इंड्यूस होता है इन कॉइल बी, बी कॉइल में EMF इंड्यूस होता है, which opposes the change, ठीक है, जो इस चेंज को क्या करता है, अपोज करने की कोशिश करता है। This EMF is called mutually induced EMF, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, mutually induced EMF, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जितना ज्यादा पहले में करंट होगा उतना ज्यादा दूसरे का फ्लक्स होगा, ये सब ना। तो बोलिए सेकंड का फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पहले का करंट। पहले क्या हो रहा था, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, खुद का फ्लक्स था, खुद का ही करंट था सेल्फ इंडक्टेंस में। यहां क्या हो रहा है, दूसरे का फ्लक्स है और पहले का करंट है। सही है। बोलिए फाई टू, प्रोपोर्शनलिटी हटा के क्या लगा देंगे, कांस्टेंट विच इज एम। एम इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। वहां पे एल लगता था, यहां पे एम लगता है। सेल्फ इंडक्टेंस का एल, म्यूचुअल इंडक्टेंस का एम। सही है। बताइए एम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बोलो। I1 को इधर ले आओ, सेकंड के फ्लक्स को फर्स्ट के करंट से डिवाइड कर दो। सेकंड के फ्लक्स को फर्स्ट के करंट से डिवाइड कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, या म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? बोलिए ईएमएफ क्या होगा, EMF induced in second coil is directly proportional to rate of change of second। yes or no? सेकंड का फ्लक्स होगा तभी तो सेकंड का EMF होगा। और बोलो सेकंड का फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, फर्स्ट के करंट पे। तो बोलो phi2 को लिख दिया मैंने क्या, m into I1, m कांस्टेंट था बाहर और I1 यहां आ जाएगा। सही है। तो फ्लक्स लिखना आ गया है आपको। बोलिए कैसे लिखेंगे, सेकंड का फ्लक्स phi2 इज इक्वल टू MI1। यस और नो? और बोलिए सेकंड का EMF इज इक्वल टू माइनस M DI1 बाय dt, यानी कि फर्स्ट के रेट ऑफ चेंज पे सेकंड का EMF डिपेंड कर रहा है। कोई भी दिक्कत है इसमें? बिल्कुल क्लियर है ये, पक्का। आगे चलते हैं, ठीक है। EMF और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेकंड कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन फर्स्ट कॉइल, ठीक है ना। सेकंड का EMF है,
फर्स्ट के करंट का रेट ऑफ चेंज। कोई दिक्कत है इसमें? और कोफिशिएंट क्या लगेगा? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस। कोई दिक्कत है इसमें? सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। हमें क्या करना है अभी? यहाँ पे हमें एम निकालना है। एम मतलब कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। एम निकालने के लिए क्या करेंगे बोलिए? सेकंड के फ्लक्स को फर्स्ट के करंट से डिवाइड कर देंगे। कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल सिंपल है, करते हैं चलिए। एम की वैल्यू होती है phi2/i1। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, एक कैपिटल आर रेडियस का, क्या बोला? कैपिटल आर रेडियस का एक कॉइल है, ठीक है। इसके अंदर एक छोटी रेडियस का दूसरा लूप रखा हुआ है, सही है। आपको बताना है इनके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, है ना। जैसे ही इसमें करंट चेंज होगा, बोलो, जैसे ही यहां पे करंट आएगा, बोलो, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, यानी कि फ्लक्स चेंज हो जाएगा, यानी कि यहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इसका ईएमएफ इसके करंट पे डिपेंड कर रहा है, इसका फ्लक्स इसके करंट पे डिपेंड कर रहा है, ये सर नो। तो बोलिए हम क्या लिखेंगे? पहले यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं। हम मान लेते हैं कि ये बिल्कुल छोटी है ना, बिल्कुल सेंटर पे रखी हुई है। तो बोलो, एक आई करंट वाला आर रेडियस का एक लूप है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? म्यू नॉट आई बाय 2 टाइम्स रेडियस, यस और नो। म्यू नॉट आई बाय 2r होता है। तो बोलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है? म्यू नॉट आई बाय 2r। बोलिए इसका एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ का एरिया मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? यहाँ का फ्लक्स। बोलिए phi2 लिखा मैं, क्या आएगा? b इंटू ए इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बोलिए phi2 म्यू नॉट आई बाय 2r पाई आर स्क्वायर, यस और नो। बोले ये आई क्या है? ये फर्स्ट का करंट है, और ये क्या है? सेकंड का फ्लक्स। तो सेकंड का फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। बोलिए जो भी कांस्टेंट है, म्यू नॉट बाय 2r इंटू पाई आर स्क्वायर, ये क्या है मेरा? कैपिटल M। तो बोलिए M इज इक्वल टू phi2 बाय I1। I1 को उठा के इधर ले आए, phi2 बाय I1 इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर बाय 2r। कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल सिंपल है, क्लियर है। आगे चले। इस तरीके से आपको करना आता है, करना आता है। अभी आ गया ना, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो पहले किया हुआ हमने। देखिए, इसके और इसके, ये दो कॉइल्स हैं, इन दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। क्या करना है? इसके एक्सियल पोजीशन पे ये रखा हुआ है, सही है। तो बोलिए इसकी वजह से एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तरीका बता रहा हूं, फॉर्मूले आपको देखने हैं। बोलिए इसके एक्सियल पोजीशन पे लूप आ गया। बोलो इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड आ गया। यहां का मैग्नेटिक फील्ड इनटू यहां का एरिया क्या आ जाएगा? यहां का फ्लक्स। तो phi2 में बोलो I1 का टर्म आएगा कि नहीं आएगा? आ गया। बोलो मैग्नेटिक फील्ड क्या था? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ये x होता है, यस और नो। बोलो ये b हो गया, इसको एरिया से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा मेरे पास? phi2। बोलिए क्या आ गया? इंटू पाई आर स्क्वायर कर दिया। बोलो सेकंड का फ्लक्स फर्स्ट के करंट पे डिपेंड करता है। I1 को उठा के इधर लेके जाओ, क्या आएगा? म्यू नॉट r स्क्वायर पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 इज m। सही है, नहीं आई बात सामने? कोई दिक्कत है? चलें आगे। क्या यहाँ पे कांस्टेंट फ्लक्स दिख रहा है आपको? कांस्टेंट फ्लक्स नहीं है तो हमें फ्लक्स के लिए इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये वायर, ये लूप, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। बोलिए यहाँ पे करंट इंक्रीज करेगा, यहाँ पे के करंट को I1 बोल देते हैं। यहाँ पे करंट इंक्रीज करेगा तो बोलिए क्या यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा? यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा मतलब यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसका ईएमएफ इसके करंट पे डिपेंड करता है। देयर इज सम म्यूचुअल इंडक्टेंस, यस और नो। तो कोएफिशिएंट निकालना है, क्या करेंगे हम? इसकी वजह से यहाँ फ्लक्स निकालते हैं। बोलिए b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r होता है, ये फिक्स डिस्टेंस होता है। बोलिए हमने क्या किया? x डिस्टेंस पे एक dx थिकनेस का पोर्शन माना, यस और नो, जिसमें से फ्लक्स कितना पास हो रहा होगा? d फाई, यस और नो। बोलिए d फाई की वैल्यू क्या लिखेंगे हम? बोलो b इंटू dA। बोलो x डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई x, ठीक है। और I की जगह लिख देता हूं I1, यस और नो। किसका फ्लक्स है ये? सेकंड का फ्लक्स। कोई दिक्कत? एरिया कितना है बोलिए इसका? dx इंटू एल, सही है। तो बोलिए dx इंटू एल। कोई दिक्कत है इसमें? बोलिए d phi2 है ये। इंटीग्रेशन x की वैल्यू चेंज होगी कहां से कहां तक? a से a प्लस b तक, a से लेके a प्लस b तक, और फ्लक्स की वैल्यू 0 से phi2 तक, यस और नो। बोलिए phi2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई, और ये l, ये सब बाहर, यहाँ क्या बचेगा? dx बाय x लिमिट a से a प्लस b, तो log क्या आ जाएगा? log a प्लस b बाय a, सही है ना। म्यू नॉट आई एल बाय 2 पाई log a प्लस b बाय a इज इक्वल टू फ्लक्स, किसका फ्लक्स? सेकंड का फ्लक्स, और ये करंट किसका है? फर्स्ट का करंट। I1 को उठा के इधर ले आओ, ये क्या आ जाएगा आपके पास? कोएफिशिएंट ऑफ
म्यूचुअल इंडक्टेंस। कोई भी दिक्कत है इसमें? बिल्कुल सिंपल है, चले आगे। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड, दो लंबे सोलेनॉइड है मेरे पास। ठीक है, क्या हो गया है, एक सोलेनॉइड के ऊपर से दूसरा सोलेनॉइड लपेटा हुआ है। सही है, एक की रेडियस ज्यादा होगी और एक की रेडियस कम होगी। सही है ना? क्या किया, एक सोलेनॉइड था उसके ऊपर दूसरा सोलेनॉइड लपेट दिया गया है। आपको बताना है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ऑब्वियसली एक की रेडियस अलग होगी, दूसरे की रेडियस अलग होगी, तो हम क्या कहते हैं कि जो छोटी रेडियस वाला है उसको क्या बोलते हैं हम, R1 रेडियस वाला, और जो बड़ी रेडियस वाला, मैं इधर से देख रहा हूं इसको, इधर से, ठीक है, इधर से देखा मैंने, क्या दिखाई दिया, एक तो छोटी रेडियस वाला और एक बड़ी रेडियस वाला। छोटी रेडियस इज R1 और बड़ी रेडियस इज R2। यस और नो? बोलिए, जब बाहर वाले में करंट चेंज होगा तो बोलिए अंदर वाले में फ्लक्स चेंज होगा। यस और नो? बोलिए, इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा बाहर वाला, इसका करंट I2 बोल देते हैं। जैसे यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे करंट गया I2। सही है, बोलिए इस बड़े वाले में R2 रेडियस वाले में करंट I2 है। बोलो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना एस्टेब्लिश करेगा ये अंदर, Ni2। सही है, म्यू नॉट Ni होता है ना भाई। अच्छा, इसने अपने अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश कर लिया भाई, म्यू नॉट Ni2। इसके अंदर फ्लक्स कितना आएगा, इसके एरिया के बराबर। यस और नो? बोलो, एक की रेडियस कितनी है, R1, तो बोलिए एक का एरिया कितना हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, पाई R1 स्क्वायर से। ये तो एक लूप का फ्लक्स चेंज है। बोलो टोटल नंबर ऑफ लूप्स कैसे आते हैं, N इंटू एल करके। N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और L क्या है, टोटल लेंथ। तो बोलिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, N इंटू एल। किसका N और किसका L, इसका अंदर वाले का। यस और नो? क्योंकि इसी के अंदर तो फ्लक्स निकाल रहे हैं ना, इसी के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए, तो N1 इंटू L1। बोलिए ये क्या आया मेरे पास, phi2 सेकंड, सॉरी phi1 पहले का फ्लक्स दूसरे के करंट। सही है, तो आप चाहो तो phi2 by i1 कर लो या phi1 by i2 कर लो, बात तो वही है। बोलिए आ जाएगा, ये नीचे क्या आएगा, म्यू नॉट n pi r1 स्क्वायर n1 n1 आ जाएगा आंसर। सही है, तो बोलिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है, पहले का फ्लक्स इज इक्वल टू दूसरे की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ इनटू पहले का ही एरिया। यस और नो? बोलिए इसकी वजह से यहां बना था म्यू नॉट Ni2 इनटू इसका एरिया पाई R1 स्क्वायर। सही है, और बोलो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N1 इंटू एल। N1 इंटू एल बन गया टोटल, जैसे L मान लेते हैं, दोनों की लेंथ सेम है तो L मान लिया है। बोलिए क्या आएगा, म्यू नॉट N2, N2 आएगा ना, म्यू नॉट Ni लिख दिया हमने, N2 आएगा। N2 वाला सेकंड वाले की वजह से है ना, यहाँ पे आ गया भाई, क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ये आ गया, टोटल फ्लक्स आ गया। M12 क्या होता है बोलो, पाई 1 बाई I2, ये आ गया म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L। कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल सिंपल है भाई। सिमिलरली अगर मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूं, M21 भी निकाल सकता हूं, ये सेम ही आएगा। सेम क्यों आएगा, क्योंकि भैया ये देखो, जो ये छोटी रेडियस वाला लूप है, छोटी रेडियस वाला लूप है, इसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया। क्या इसने यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बना दिया क्या बहुत सारा? नहीं, ये इसने तो अपने अंदर बनाया था, तो एरिया अभी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर मैं इसके थ्रू फ्लक्स निकालना चाहूंगा तो इसकी वजह से आने वाला मैग्नेटिक फील्ड इनटू इसका एरिया करना चाहता था मैं, लेकिन कॉमन एरिया तो यही है, मुझे कॉमन एरिया लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? याद कर लेना, ठीक है। वैसे भी M12 इज इक्वल टू M21 आता ही है, सेम आएगा। क्लियर है? याद कर लोगे, मेथड आ गया निकालने का। क्या करना है, सेकंड का फ्लक्स डिवाइड बाय फर्स्ट का करंट, या फर्स्ट का फ्लक्स डिवाइड बाय सेकंड का करंट। कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल सिंपल है। ठीक है भाई, अब ये जो टॉपिक है ये सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस के लिए है। ठीक है, ठीक है। एल आर सर्किट, किसी सर्किट में इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों लगा दिए जाएं तो क्या होता है, ठीक है, सर्किट का बिहेवियर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस के लिए है ये। ठीक है भाई, तो एल आर सर्किट क्या हो रहा है यहाँ पे, बोलिए सर्किट में एक इंडक्टेंस लगा हुआ है और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। हमें क्या करना है, केवीएल, केवीएल आता है आपको, है ना,
माइनस प्लस, यहां से करंट जाएगा, यहां एंटर करेगा तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, कैसा सोर्स है ये? डीसी सोर्स है। कैसा सोर्स है भाई? बैटरी यानी कि डीसी सोर्स है। ठीक है, लेट द करंट इज आई, किसी भी टाइम पे यहाँ पे कितना करंट है सर्किट में? बोलिए आई करंट है। ठीक है, एट एनी टाइम टी एंड बिकम्स आई नॉट इन स्टेडी स्टेट। ठीक है, मुझे पता है कि भैया ये जो इंडक्टर है ये क्या कोशिश करता है? अपने थ्रू फ्लक्स को चेंज होने से रोकता है। ये सुनो, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे स्विच ऑन किया, यहाँ पे करंट इंक्रीज करने लगेगा और ये क्या करेगा? करंट को बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि ये करंट को अपोज करता है, करंट के चेंज को अपोज करता है। ये सुनो, तो बोलिए जैसे स्विच ऑन किया यहाँ पे रैपिडली करंट इंक्रीज करने की कोशिश करता है, बोलिए ये क्या हो जाएगा? एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा ना, बिल्कुल एकदम से रोक देगा। एकदम से बहुत ज्यादा करंट आएगा ना तो क्या करेगा? ये एकदम से उसको सारे को रोक देगा, लेकिन धीरे 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 इसके अंदर से करंट फ्लो होने लगेगा और ये इवेंचुअली, बोलो इवेंचुअली क्या होगा? यहाँ पे स्टेडी स्टेट आ जाएगी। स्टेडी स्टेट में बोलो करंट कांस्टेंट हो जाएगा। जब करंट कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जीरो, और फिर ये कैसे बिहेव करेगा? शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इनिशियली ये क्या है? ओपन सर्किट, और बाद में ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। क्या इस पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं, ये सेम रहेगा चाहे करंट कैसा भी। ठीक है, इंक्रीज कर रहा हो डिक्रीज कर रहा हो इसको कोई मतलब नहीं है। इसके अक्रॉस डिफरेंस कितना आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस आई आर, सही है। और इसके अक्रॉस एल डी आई बाई डी टी, करंट कॉन्स्टेंट तो वी एल क्या हो जाएगा? जीरो, यानी कि इसके अक्रॉस कोई भी ड्रॉप नहीं होगा। और ये कैसे बिहेव करेगा? कैसे बिहेव करेगा? शॉर्ट सर्किट की तरह, और इनिशियली ओपन सर्किट। क्लियर है बात? ठीक है, एक बेसिक्स वो लिख लेते हैं हम। अप्लाइंग केवीएल, बोलिए यहां पे क्या होगा? प्लस ई माइनस वीएल, वीएल मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, बाद में इसको एलडीआई बाई डीटी लिख देंगे, माइनस वीआर इज इक्वल टू जीरो। तो बोलिए ई माइनस वीएल माइनस वीआर मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो। क्या करेंगे? इन दोनों को उठा के इधर ले जाओ, क्या आएगा? E is equal to VL plus VR, VL मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टेंस LDI by dt, और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस वो क्या होता है? IR। कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल सिंपल है। बोलिए इन स्टेडी स्टेट I क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। करंट क्या हो जाएगा स्टेडी स्टेट में? बोलो भाई कांस्टेंट करंट हो जाएगा, और यहाँ पे DI by dt की वैल्यू जीरो, E की वैल्यू क्या हो जाएगी? IR। हमने बोला है कि जो फाइनल करंट होगा उसको हमने क्या बोल दिया है? आई नॉट बोल दिया। बोलिए स्टेडी स्टेट का करंट इज यहाँ पे क्या आया? आई नॉट, हमने उसको बोल दिया क्योंकि आपको पता है कि फाइनली क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो बोलिए ई की वैल्यू क्या आ गई है? आई नॉट आर। ठीक है, यानी कि इसके अक्रॉस तो कोई ड्रॉप है नहीं, जितना ड्रॉप इसके अक्रॉस है उतना ही ड्रॉप इसके अक्रॉस है। ये तो ना, यानी कि इसने पोटेंशियल बढ़ाया और सारा का सारा इसने ड्रॉप कर दिया। फाइनल स्टेट में हमें पता चला कि जो आई नॉट है उसकी वैल्यू क्या है भाई? E इज इक्वल टू आई नॉट आर के हिसाब से, आई नॉट इज इक्वल टू ई बाय आर, सही है। यानी कि यहाँ से E की वैल्यू भी आ गई फाइनल स्टेट के टर्म्स में। फाइनल स्टेट में E इज इक्वल टू आई नॉट आर, तो जहां जहां E लिखा हुआ था वहां मैंने पहले ही क्या कर दिया? आई नॉट आर लिख दिया, सही है ना। तो बोलिए E की जगह लिख दिया मैंने आई नॉट आर, और इधर से एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर, सही है। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा यहाँ पे देखिए मेरे को डिफरेंशियल वाली टर्म दिख रही है, यस और नो। यहाँ पे ये कौन सा करंट है? अभी जो इस टाइम पे किसी भी टी टाइम पे करंट है, सही है। कोई दिक्कत है भाई? ठीक है, तो बोलिए एल डी आई बाई डी टी की वैल्यू देखता हूं मैं। एल डी आई बाई डी टी, इसको उठा के इधर ले आओ, आई नॉट आर माइनस आई आर, सही ना। फाइनल करंट इंटू आर माइनस करंट एट एनी टाइम इंटू आर। आ गया? क्या है वो? एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू आई नॉट आर माइनस आई आर, आर कॉमन ले लो, क्या आएगा? आई नॉट माइनस आई इंटू आर, सही है। कोई दिक्कत है इसमें? dt को इधर भेज देंगे, dt इधर भेज दिया, बोलो आई नॉट बाई आई को इधर ले आया, l को इधर ले गया, क्या बोला? l उधर dt उधर, आई नॉट माइनस आई इधर, मतलब आई वाली सारी टर्म एक तरफ और बाकी सब एक तरफ। कोई दिक्कत? ठीक है, अभी हम इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। ये देखिए डी आई बाय आई नॉट माइनस आई इज इक्वल टू आर बाय एल डी टी, सही है। अब मैं क्या करना चाहता हूं? इंटीग्रेट करना चाहता हूं दोनों साइड, यस और नो। बोलिए इंटीग्रेट, इंटीग्रेट। बोलिए यहां पे टाइम की लिमिट क्या होगी? t इक्वल टू जीरो से लेके t तक। जब टाइम जीरो से t जाता है तो करंट इनिशियली क्या था? जीरो। ये कहां चला जाता है? i। तो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा हमारे पास ये करने से,
यस और नो? ठीक है, करते हैं। तो बोलिए डी आई बाय आई नॉट माइनस आई लिमिट 0 से आई, आर बाय एल डी टी लिमिट 0 से टी। सही है, आर और एल कांस्टेंट है बाहर, डी टी का इंटीग्रेशन टी माइनस 0 टी आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, आर बाय एल टी आ गया इधर। तो इधर थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा। देखिए क्या कहता हूं मैं, आई नॉट माइनस आई है, बोलो आई नॉट माइनस आई, इसको एक्स मान लिया मैंने, माना। अब इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करिए, आई नॉट कांस्टेंट है, ये माइनस आई का डिफरेंशिएशन माइनस डी आई हो गया ना। तो ये पूरी टर्म थी, इसको डिफरेंशिएट किया, माइनस डी आई बन गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, dx। दोनों साइड माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, डी आई इज इक्वल टू माइनस डी एक्स। तो बोलिए ये जो टर्म थी ये क्या बन जाएगी, जहां पे डी आई लिखा हुआ है वहां पे क्या लिख सकता हूं, माइनस डी एक्स। सही है, और आई नॉट माइनस आई लिखा हुआ है वहां क्या लिख सकता हूं, एक्स। सही है, और इंटीग्रेट कर सकता हूं, ये माइनस का साइन बाहर निकल जाएगा, निकल गया भाई। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, लॉग एक्स, भाई dx बाय एक्स का इंटीग्रेशन log x, लिमिट क्या थी आई, अब वापस को x को क्या लिख सकता हूं मैं, x को मैंने वापस लिख दिया क्या, आई नॉट माइनस आई। सही है, लिमिट बोलिए 0 से। अब बताइए, एक बार i की जगह तो मैं i रखूंगा, वेरिएबल कौन था भाई, i था ना, i नॉट तो कांस्टेंट था। बोलिए i की जगह एक बार i रखूंगा, फिर बाद में i की जगह 0 रखूंगा। तो बोलिए क्या आ जाएगा, ये माइनस का साइन बाहर है, ठीक है, लॉग आई नॉट माइनस आई माइनस लॉग आई नॉट माइनस 0 यानी कि आई नॉट। सही है, कोई दिक्कत, लॉग m माइनस लॉग n क्या होता था, लॉग m डिवाइड बाय n। तो ये बन जाएगा लॉग आई नॉट माइनस आई डिवाइड बाय। सही है, ये माइनस था। अब इस पूरी इक्वेशन इधर क्या है, इक्वल टू आर बाय एल टी। पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस आर बाय एल टी। कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ये लॉग का बेस क्या है, ई। अब इस ई को इधर भेजूंगा, क्या करेगा, इधर लॉग का बेस है, उधर पावर का बेस बन जाएगा, जैसा ना। तो बोलिए लॉग उधर गया ई की पावर माइनस आर टी बाय एल। सही है, बोलिए यहां क्या बन जाएगा, ये पूरा यही सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो बोलिए ये आ गया था हमारे पास सेम टू सेम। सही है, ई को इधर भेज दिया, क्या बन गया, ई की पावर माइनस आर टी बाय एल। सही है, मैंने क्या किया, पहले इस आर को उठा के ना इस एल के नीचे लगा दिया, लगा सकता हूं, वैसे भी ऊपर जाके मल्टीप्लाई होना था ना, ये ऐसे करके। ठीक है, तो मैंने क्या किया, माइनस टी बाय एल बाय आर। सही है, कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है। तो बोलिए आई नॉट माइनस आई बाय आई नॉट इज इक्वल टू ए की पावर माइनस टी बाय समथिंग, समथिंग इज एल बाय आर। कोई दिक्कत है। अच्छा, आई नॉट को इधर मल्टीप्लाई किया मैंने, आई नॉट इधर चला गया, ठीक है, आई नॉट माइनस आई इज इक्वल टू आई नॉट ए की पावर माइनस टी बाय समथिंग। वही चल रहा है। अब बताइए, इस आई को इधर ले जाता हूं और इसको उठा के इधर ले आता हूं, बोलिए क्या आएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट माइनस आई नॉट ए की पावर माइनस टी बाय समथिंग। सही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये बताओ, आई नॉट माइनस आई नॉट समथिंग आएगा, आई नॉट कॉमन ले लिया, क्या आएगा, आई नॉट कॉमन लिया, 1 माइनस e की पावर माइनस टी बाय समथिंग को मैंने टाउ बोल दिया। टाउ मतलब टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्यों बोल दिया, क्योंकि e की पावर जो भी चीज होती है ये क्या होनी चाहिए, डायमेंशनलेस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डायमेंशनलेस। ठीक है ना, यहाँ पे जो भी कांस्टेंट होगा, बोलिए यहाँ पे t डिवाइड बाय एल बाय आर आ रहा था, बोलिए एल बाय आर के मैंने डायमेंशन चेक किए, क्या आने चाहिए थे, टाइम के बराबर, तभी तो टाइम डिवाइड बाय टाइम डायमेंशनलेस बनेगा। यस सर नो, तो बोलिए एल बाय आर के डायमेंशन टाइम वाले ही आ गए। अब बताइए e की पावर क्या बन गया, ये माइनस टी डिवाइड बाय सम टाइम, टाइम की वैल्यू होगी ना कोई, उसको मैंने क्या बोल दिया, टाउ, दिस इज टाइम कांस्टेंट। कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि मैंने आपको एक्सपोनेंट्स के बारे में बताया था, जब भी आपको दिखे समथिंग इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, ग्राफ कैसा बनेगा, एक टाइम के बाद जाके कांस्टेंट हो जाएगा। और सिंपली अगर ऐसा मिलता तो ऐसा ग्राफ होता तो वो ऐसे करके डिक्रीज करता है ना, बताया भी हुआ मैंने आपको पहले। ठीक है, तो बोलिए यहां पे करंट
एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया हमारे पास, और मुझे दिख रहा है कि करंट की फाइनल वैल्यू क्या होने वाली है, आई नॉट। वो तो मेरे को पहले से भी पता था, चेक कर लेता हूं फॉर्मूले में रख के। टाइम को इनफाइनाइट पुट कर दो, क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस इंफिनिटी। भाई टाइम इंफिनिटी है ना, तो e की पावर माइनस इंफिनिटी यानी कि 1 बाई e की पावर इंफिनिटी, 1 डिवाइड बाई इंफिनिटी क्या होता है, 0। तो बोलिए 1 माइनस 0 यानी कि 1, तो यानी क्या बन जाएगा, आई नॉट। तो यानी कि जब टाइम इनफाइनाइट होगा तो आई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आई नॉट। और यही हम चाहते थे, हमने यही माना भी था। यस और नो, सही है, ग्राफ बन गया। यहां तक कोई भी डाउट है तो बताइए। एल आर सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होता है, बोलिए। और आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होता है, आरसी। अरे भाई एल आर सर्किट का एल बाय आर, और आरसी सर्किट का बोलिए आरसी। सही है, बिल्कुल सिंपल है बात, ठीक है। अच्छा, ये टाइम कांस्टेंट कोई टाइम की वैल्यू होती होगी, यस और नो। ये जो टाउ मैंने लिखा है ये क्या है, बेसिकली टाइम की एक वैल्यू है ना। टाइम की कौन सी वैल्यू है ये टाइम की वो वैल्यू है जब करंट जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू का कितना हो जाता है, 63% हो जाता है। यस और नो, बोलिए। यहां से यहां तक कितना हो गया, लेट्स से 100 हो गया। करंट 0 से 100 एम्पियर तक जाता है ऐसा मान लो, तो बोलो एक टाइम पीरियड जब टाइम बीत जाएगा ना, तो बोलिए करंट कितना हो चुका होगा, 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि 63 एम्पियर हो चुका अगर तो है तो मैक्सिमम वैल्यू। यस और नो, ये हमने पहले भी पढ़ा था, है ना। एक टाइम कांस्टेंट में कितनी वैल्यू चेंज होती है, 63%। सही है, 0 से 63 हो जाएगी। मैक्सिमम से अगर ये ऐसे रिड्यूस हो रहा होगा तो एक टाइम कांस्टेंट में 63% वैल्यू रिड्यूस हो जाती, इंक्रीज हो रही है तो 63% इंक्रीज हो रही है, और रिड्यूस हो रही है तो भी 63% रिड्यूस हो जाएगी। और बोलो ऐसा ग्राफ है तो एक टाइम कांस्टेंट में कितनी वैल्यू बच जाएगी, 0.37, यानी कि 37% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू बच जाएगी। सही है, ये आपका रेडियो एक्टिविटी में भी आएगी यही कैलकुलेशन, तो आप इसका ध्यान रखिए। सही है, तो हमने बोलिए टाइम कांस्टेंट की एक डेफिनेशन लिख दी, हेंस टाउ यानी कि जो टाइम कांस्टेंट है ऑफ एलआर सर्किट इज ए टाइम व्हेन इन विच द करंट रीचेज 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। सही है, बोलिए वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस क्या थी, VR इज इक्वल टू IR। बोलाओ ये क्या है, करंट इन द सर्किट एट एनी टाइम t। यस और नो, बोलिए ये करंट कितना आया, I नॉट इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय टाउ। ये उठा के यहां रख देते हैं, क्या आएगा बताइए, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू I नॉट इंटू करंट इंटू रेजिस्टेंस। यार को यहां लिखो I नॉट R इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय टाउ। I नॉट R क्या है, फाइनल, पहले भी लिखा था हमने, फाइनल उसमें क्या होता है, I नॉट R इज इक्वल टू EMF आ जाएगा। यस और नो, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज इनिशियली 0 एंड फाइनली इक्वल टू E। इसका और टाइम का ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा, सेम ऐसा। यस और नो, 1 माइनस e की पावर समथिंग मिलता है तो क्या करते हैं, ऐसा ग्राफ, और समथिंग इनटू e की पावर मिल जाता है तो ऐसा। याद आ गया ना, बिल्कुल सिंपल है। पुराना याद है तो फिर इसमें मजा आएगा, नहीं तो फिर भूल जाते हो। ठीक है ना, बोलो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस और कहां तक पहुंच जाती है, EMF ऑफ द बैटरी के बराबर पहुंच जाती है। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर इंक्रीजेस विद टाइम एंड इवेंचुअली इट बिकम्स इक्वल टू EMF ऑफ द बैटरी। कितना हो जाएगा बोलो, EMF ऑफ द बैटरी। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, ऑब्वियसली जैसे जैसे करंट चेंज होगा वैसे वैसे इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज भी चेंज होगा। तो बोलिए वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर क्या था, L di बाई dt। L तो एज इट इज रहेगा, I मतलब I नॉट e की 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई टाउ, उसका डिफरेंशिएशन कर दो, क्या आएगा बोलिए, VL इज इक्वल टू L इंटू उसका डिफरेंशिएशन करो, I नॉट बाहर, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस e की पावर माइनस t बाई टाउ। बोलिए e की पावर x का क्या होता था डिफरेंशिएशन, e की पावर x। सही है, e की पावर 2x होता तो e की पावर 2x इंटू 2। अब बताइए e की पावर माइनस t डिवाइड बाय समथिंग, इसका क्या होगा, d बाई dt। बोलिए e की पावर माइनस t बाय टाउ इंटू माइनस 1 बाय टाउ। सही है ना, मतलब इसका फिर से डिफरेंशिएशन हो जाता है ये तो बोलिए क्या होने वाला है, e की पावर माइनस t बाई टाउ, 1 माइनस समथिंग था तो 1 का 0, और बोलिए ये माइनस था और फिर एक जो माइनस है इसने इसको प्लस बना दिया। सही है, जो डिफरेंशिएशन करके जो है माइनस आया था इंटू, यहाँ पे माइनस था और ये
इंटू माइनस 1/टाउ आएगा, ठीक है ना। टाउ की वैल्यू मतलब L बाय आर, ऊपर आर चला जाएगा, आर बाय एल हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, सही है। कोई दिक्कत है? हाँ, यहाँ पे माइनस लगा लेना, ठीक है, वैसे भी ये अनलिमिटेड स्टेप में काट रखा है, सही है। बोलो ये L से ये L कट जाएगा, क्या आएगा बोलो, VL इज इक्वल टू आई नॉट आर e की पावर माइनस टी बाई टाउ। आई नॉट आर क्या था, E की वैल्यू थी, यस और नो। तो EMF ऑफ द बैटरी इनटू E की पावर माइनस टी बाई टाउ। बोलो समथिंग इनटू E की पावर माइनस समथिंग, रिड्यूसिंग ग्राफ। तो बोलिए वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर डिक्रीजेस विद टाइम, यस और नो, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। कोई भी दिक्कत है? सही है, बोलिए, बोलो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर इनिशियली क्या होगा, हाई, और इवेंचुअली क्या आ जाएगा, जीरो, सही है। अच्छा मुझे ये बताओ कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर होता है इनिशियली मैक्सिमम, फाइनली जीरो। इनिशियली मैक्सिमम और इनिशियल मैक्सिमम वैल्यू क्या है, E के बराबर, यानी कि जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूं सारा का सारा ड्रॉप किसके अक्रॉस होता है, इंडक्टेंस के अक्रॉस। फिर धीरे धीरे उसमें से करंट फ्लो करने लगता है तो उसके अक्रॉस ड्रॉप घटने लगता है और रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप बढ़ने लगता है, सही है। इसी ग्राफ पे अगर मैं VR भी बनाना चाहूं, जैसे मैं ब्लू पेन से बना रहा हूं VR, तो VR की वैल्यू कैसी होगी, कुछ इस टाइप की वैल्यू, सही है ना। कोई दिक्कत, ये घट रही होगी, ये बढ़ रही होगी, कोई दिक्कत। वन टाइम कांस्टेंट कहां आएगा, कहीं यहां आएगा, यस और नो। ये तो मीट कर रहा है ना, ये तो 50% हो गया। और बोलो ये वन टाइम कांस्टेंट, यहाँ पे ये 63% और ये 37, कोई भी दिक्कत है, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा ये 50% पे क्यों मिलेंगे, क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज को मैं ऐड करूं तो क्या आता है, टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट व्हिच इज बैटरी, यस और नो। तो दोनों को ऐड करता हूं, समझ गए, रिपीट करो, सही है। वैसे भी VR प्लस VL इज इक्वल टू, ये आपने शुरू में लिखा हुआ था, रेजिस्टेंस का ड्रॉप, इंडक्टेंस का ड्रॉप इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द बैटरी। इस ग्राफ को और इस ग्राफ की वैल्यू को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, सीधी लाइन आनी चाहिए, सीधी आती है। कोई दिक्कत है भाई, ये ना, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर डिक्रीजेस विद टाइम, ठीक है। VR प्लस VL इज इक्वल टू, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। दूसरा नोट है, व्हेन स्विच इज टर्न्ड ऑन इन LR सर्किट, LR सर्किट में जब हम क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, DI बाई dt इज वेरी लार्ज। DI बाई dt क्या होता है, बहुत है, क्योंकि जैसे ही स्विच ऑन किया करंट एकदम से बढ़ने की कोशिश करेगा ना, तो बोलिए DI बाई dt इज वेरी लार्ज एंड देयरफॉर VL की वैल्यू क्या है, L इंटू DI बाई dt। DI बाई dt बड़ा है तो VL भी क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, यानी कि सारा ड्रॉप किसके अक्रॉस हो जाएगा, इंडक्टर के अक्रॉस। VL which is LDI by dt is also very large, hence inductor behaves as open circuit। तो इनिशियली ये कैसे बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। और when current is in circuit is in steady state, यानी कि करंट जब कांस्टेंट हो चुका है, I is equal to constant, DI by dt जीरो, तो VL जीरो, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज जीरो, उसके अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं है, मतलब वो एक सिंपल वायर की तरह बिहेव कर रहा है। इंडक्टर बिहेव्स लाइक ए शॉर्ट सर्किट। कोई दिक्कत है इसमें? अब नीट के कुछ क्वेश्चंस आप जब देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्या होता है बोलिए, ये इंडक्टर है, सही है, इंडक्टर है भाई, ये सर्किट में लगा दिया, फाइंड I एट फर्स्ट पार्ट है t इक्वल टू 0, सेकेंड पार्ट है t इक्वल टू इंफिनिटी। क्या करेंगे बोलिए, बोलो भाई। जैसे ही मैंने क्या किया, t इक्वल टू 0 पे स्विच को क्लोज किया, जैसे ही t इक्वल टू 0 पे स्विच को क्लोज किया, क्या हुआ, करंट बढ़ने की कोशिश करेगा, यस और नो। ये कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट, मतलब ये अब क्या हो गया है, खुला हुआ सर्किट है, इसमें कोई करंट जा सकता है क्या, नहीं, यानी कि t इक्वल टू 0 पे करंट की वैल्यू क्या आएगी बोलिए, 0, सही है। अच्छा, इनफाइनाइट टाइम के बाद करंट कांस्टेंट हो चुका होगा और इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, सही है, रेजिस्टेंस है R, तो बोलिए व्हाट इज द करंट, E बाय R, कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है।
ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। मान लो कि पैरेलल में लगा दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, इंडक्टर लगा दिया, यहाँ पे एक पैरेलल में रेजिस्टेंस भी लगा दिया, लेट से आर। आपको बताना है टी इक्वल टू 0 पे करंट कितना होगा बैटरी से, ई बाय आर। टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे ई बाय 2 आर, सॉरी ई बाय आर बाय 2, यानी कि 2 ई बाय आर। सही है ना, क्योंकि जब इनफाइनाइट टाइम होगा तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो आर बाय 2 रेजिस्टेंस हो गया इसका। सही है, और इनिशियली क्या था, ये ओपन सर्किट था, वो सारा करंट उधर से जा रहा था, ई बाय आर था। यस और नो? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर वाले पार्ट में, आप वो सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है भाई? ठीक है। चार्ज फ्लो निकालना है, मेथड बताता हूं आपको। बोलिए, dq क्या होता है, i dt के बराबर होता है। यस और नो? बोलिए भाई, i इज इक्वल टू dq बाय dt। dt इधर मल्टीप्लाई किया, dq इज इक्वल टू i dt। dq इज इक्वल टू i dt। जब टाइम 0 था तो क्या कोई चार्ज फ्लो हुआ था? नहीं। टाइम 0 तो चार्ज फ्लो 0। जब टाइम t तो चार्ज फ्लो q। ठीक है, dq का इंटीग्रेशन क्या आएगा, q माइनस 0 लिमिट करके, तो ये q ही आने वाला है। इसको करते हैं इंटीग्रेट, i की वैल्यू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ, इंटीग्रेट करना है बेसिकली, मतलब। सही है, इंटीग्रेशन के स्टेप वैसे भी ये सिर्फ और सिर्फ किसमें है, जेई एडवांस के लिए है। वैसे भी देखो शॉर्टकट क्या है, आई नॉट कांस्टेंट, बाहर 1 का इंटीग्रेशन टी, लिमिट 0 से टी, इसका इंटीग्रेशन बोलिए ई की पावर माइनस टी बाय टाउ डिवाइड बाय माइनस टी बाय टाउ। सही है ना? सही है, बोलिए, मतलब सॉरी -1 बाय टाउ है ना। टी का कोफिशिएंट क्या है भाई, -1 बाय टाउ, तो -1 बाय टाउ से डिवाइड होगा। सही है, जैसे a की पावर 2x का डिफरेंशिएशन करते थे क्या आता था, a की पावर 2x इंटू 2। जैसा नो, अगर मैं e की पावर 2x का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटीग्रेशन में x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, यानी कि e की पावर 2x डिवाइड बाय 2 हो जाएगा इंटीग्रेशन करेंगे। सही है, अच्छा क्या बोलिए, यानी कि x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। बोलिए यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में करें तो t का कोफिशिएंट कौन है, -1 बाय टाउ, तो इसको -1 बाय टाउ से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये 1 बाय टाउ ऊपर जाके टाउ हो जाए। सही है, बोलिए क्या आएगा, q इज इक्वल टू आई नॉट बाहर है, t -0 मतलब t। ठीक है, एक बार क्या करेंगे, t की जगह t रखेंगे और एक बार t की जगह 0 रखेंगे। बोलो e की जगह t रखा तो ये तो सेम टू सेम रहेगा, एक बार t की जगह 0 रखा, e की पावर 0 1, तो ये क्या बन जाएगा, सही है, e की पावर माइनस टी बाय टाउ माइनस। सही है, और ये टाउ बाहर, और ये माइनस का साइन था, इस माइनस से इसको प्लस लगा। कर लोगे याद, ये याद करने वाला को कोई दिक्कत है इसमें, पक्का? ठीक है, ठीक, कल ये चैप्टर वी विल फिनिश। ठीक है, इसमें ठीक है, होमवर्क ले लो। ठीक है, इसमें कोई डाउट है जो भी पढ़ा है इसमें अभी तक, पक्का?